नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं हियर एंड थिंक। आज की वीडियो में जानेंगे कि ऐसे बंदे के बारे में जिसने बच्चों की सेना खड़ी कर दी, और साथ में ही जानेंगे एक ऐसी गोली के बारे में जो आपका वजन कम कर सकती है। तो ऐसी कुछ मजेदार अजब गजब बातें होंगी इस वीडियो में, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो कैट के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। C for cat। अरे ये वाला कैट नहीं, एग्जाम वाला कैट, यानी कि कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अरेंज करवाता है। तो ये बहुत टफ एग्जाम है, लेकिन ये टफ नहीं है इन भाई साहब के लिए। ये भाई साहब है रंजीत थॉमस जोशुआ, हम इनको शॉर्ट में आरटीजे बुला लेते हैं। तो ये 34 ईयर के हैं और केरला में रहते हैं। अब इनके लिए टफ क्यों नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम दे चुके हैं कैट का 4 बार, और यही नहीं, चारों बार इन्होंने 100 परसेंटाइल लाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब एक बार एग्जाम दे दिया, उसमें पास हो गए तो आगे बढ़ जाओ ना, ये बार बार एग्जाम देने की क्या जरूरत है, ये 4 बार एग्जाम क्यों दिया। आरटीजे भाई साहब एक ट्यूटर है और एक केरला में अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। तो जब ये स्टूडेंट एग्जाम देते हैं तो ये भी साथ में एग्जाम देते हैं, ताकि ये एग्जाम का पैटर्न समझ पाएं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जब ये एग्जाम का पैटर्न समझ लेते हैं तो उसी वे में बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि वो बिना किसी दिक्कत के पास हो सकें। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो आरटीजे हैं वो कितने डेडिकेटेड हैं, कितने पैशनेट है अपने वर्क को लेके। यहाँ पर हमारा एक एग्जाम हो जाए, हम कहते हैं कि शुक्र है निकला, और कभी हम सोचते नहीं है। कभी कभी तो रात को सपने भी आते हैं कि भैया हम वही एग्जाम दे रहे हैं, वो हमारा नाइटमेयर होता है। लेकिन यहाँ पर जो आरटीजे हैं वो बार बार एग्जाम दे रहे हैं, ताकि वो जो एग्जाम का पैटर्न समझ पाए और स्टूडेंट को पढ़ा पाए। क्या आप भी अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं? क्या आपको भी लोग मोटा मोटा कह के चिढ़ाते हैं? क्या आप भी अपना वजन कम करना चाहते हैं? तो घबराइए नहीं, मेरे पास है इन सभी समस्याओं का समाधान। एक गोली जो आपको मौत की नींद सुला देगी, और मरने के बाद आपका वजन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, और लोग भी आपको चिढ़ाना बंद कर देंगे। ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ चेन्नई में रहने वाले 21 साल के सूर्या के साथ। सूर्या का वजन काफी ज्यादा था और जो उसके दोस्त थे वो उसको चिढ़ाते थे, जिससे परेशान होकर सूर्या ने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, लेकिन साथ में ही उसने ऑनलाइन सर्च किया, ताकि कोई गोली ऐसी मिल जाए जो उसका वजन रिड्यूस कर सके। तो ऐसी गोली सूर्या को मिल गई और उसने वो टैबलेट खाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सूर्या का वजन 10 दिनों में बहुत कम हो गया। वजन एकदम से कम होने के कारण सूर्या में वीकनेस भी बहुत आ गई। इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई कि उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। हॉस्पिटल ले जाने के बाद आईसीयू में एडमिट करवाया। यहाँ सूर्या बच नहीं सका। ये बहुत दुख भरी घटना है, लेकिन ये हुआ क्यों? सूर्या को अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी? तो जो भी लोग मोटे हैं, जिनका वजन ज़्यादा है, उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जो वजन है वो 2 बातों के कारण बढ़ता है। एक तो आप जंक फूड खा रहे हो, बाहरला खा रहे हो, जिसके कारण आपका जो वजन है वो बढ़ रहा है। अगर ये कंडीशन है तो जो भी आपको बॉडी शेमिंग कर रहा है, आपने उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है, उसको पॉजिटिव वे में लीजिए और अपना वेट को कम करके दिखाइए। देखिए, अगर आपका वेट ज़्यादा होगा तो आपको डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसी बीमारियां लगेंगी। तो आपने यहाँ पर वजन कम करने को पॉजिटिव वे में लेना है। अगर वो कहते हैं मोटा कहते हैं, तो आपने पतला होकर दिखाना है कि हाँ देखो यार, ये मेरी फिट बॉडी है। तो आपने ऐसे नहीं बोलना कि हाँ मैं क्या तेरे बाप का खाता हूँ, या मुझे ऐसे ही पसंद है। अगर आपको अपना मोटापा ऐसे ही पसंद है तो वहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको इश्यूज आएंगे, आपको जो बीमारियां वो घेर लेंगी। इसलिए अपना वेट कम करके दिखाइए और अच्छी लाइफ जीने की कोशिश कीजिए। और अगर आपका जो वजन है वो किसी बीमारी के कारण है, अब देखिए बीमारी पे आपका कंट्रोल नहीं है। कई बार किसी बच्चों को भी बीमारी होती है बचपन से, जिसके कारण उनका जो वेट है वो बढ़ता रहता है। अगर कोई ऐसी कंडीशन है तो उस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है, तब आपकी अगर कोई बॉडी शेमिंग करता है तो उसको इग्नोर करना शुरू कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके बारे में नहीं जानता कि आप किस कंडीशन से जूझ रहे हो। आप कम तो करना चाहते हो, लेकिन आपका वजन कम ही नहीं हो रहा। तो उस कंडीशन में उस पर्सन को इग्नोर कीजिए, एक्सरसाइज रखिए, हेल्थी खाइए और अच्छी लाइफ जीने की कोशिश कीजिए। हो सकता है ऐसा कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही आएगा। आपको कितने बच्चे चाहिए? 1, 2, 3 या फिर 4? बस थक गए? लेकिन युगांडा में एक बंदा है जो मुझे नहीं पता भैया क्यों नहीं थकता। इस बंदे का नाम है मूसा हाशा। जी हाँ दोस्तों, ये हंसता हुआ बंदा ही है मूसा हाशा। इसके 12 पत्नियां हैं। पता नहीं ये लोग 12 बार शादी कर कैसे लेते हैं। यहाँ पर अगर गलती से भी किसी लड़की का नाम मुंह से निकल जाए तो दूसरे दिन क्राइम पेट्रोल में एपिसोड आ जाता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो हैरानी वाली बात इसकी 12 पत्नियां नहीं है, हैरानी वाली बात है इसके 102 बच्चे, जिसे मूसा खुद देख के हैरान होता होगा कि भैया ये मैंने कर कैसे लिया।
तो इन सभी हैरानियों के चलते हुए अब मूसा परेशान है और उसने अपनी पत्नियों से कहा है कि कोई ना कोई गोली खा ले, वो अब और बच्चे नहीं चाहता क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। इसी के साथ मूसा ने गवर्नमेंट से भी गुहार लगाई है कि उसकी मदद की जाए। अब उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, तो उसकी हेल्प की जाए जिससे उसके जो बच्चे हैं वो पढ़ सके, आगे बढ़ सके। तो अब 102 बच्चों से भी बड़ी हैरानी वाली बात मैं आपको बताता हूँ, वो है मूसा के 568 यानी कि 568 ग्रैंड चिल्ड्रंस। जो उसके पोते पोतियां हैं वो इतने सारे हैं बच्चों को छोड़ के। मतलब आगे चल के जब इनके पोते पोतियां माँ बाप बनेंगे तो मुझे लगता है आधा युगांडा मूसा के बच्चों से ही भर जाएगा। तो यहाँ पर अगर एक मैं सिंपल सी कैलकुलेशन लूँ और 568 जो इसके ग्रैंड चिल्ड्रन है उनको मैं इसके 102 बच्चों से बांट दूँ, ये मान लेते हैं कि 102 बच्चे सभी शादीशुदा है और उनके भी आगे बच्चे हैं, तो एक बच्चे के कम से कम आगे 5 से 6 बच्चे हैं। मतलब 5 से 6 पर चाइल्ड ग्रैंड चिल्ड्रन है मूसा हाशा के। तो मूसा ने आगे सजेस्ट किया कि भाई 4 शादियों से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, मतलब इनको 4 शादियाँ भी कम लग रही हैं। लेकिन अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि ऐसा हुआ ही क्यों, मतलब इतने सारे बच्चे पैदा करने की क्या ज़रूरत है, इतनी शादियाँ करने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों मैंने युगांडा के बारे में पढ़ा और मैंने पाया कि युगांडा है बहुत पुअर कंट्री है, बहुत गरीब देश है। यहाँ पर जो एजुकेशन है वही प्रॉपर नहीं है। यहाँ पर जो एजुकेशन है उसका एक्सेस तो है लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो बीच में ही छोड़ जाते हैं। सिर्फ 33% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी प्राइमरी एजुकेशन में 7th स्टैंडर्ड तक पहुँच पाते हैं और आधे से भी कम बच्चे पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर कारपोरल पनिशमेंट अभी भी है जिसके कारण जो बच्चे हैं वो डरते हुए स्कूल नहीं जाते हैं और कुछ कुछ केस तो ऐसे थे यहाँ पर जो गर्ल्स स्टूडेंट थी उनके साथ टीचर ने ही रेप किया, तो जिस कारण जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते हैं, जिसके कारण उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो डाउन है। लोगों में सेक्स एजुकेशन नहीं है, उनको नहीं पता कितनी शादियाँ जरूरी है, कितने बच्चे करने चाहिए कि जिसके अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज है उनको भी मेंटेन किया जाए। तो जो एजुकेशन है ना वो एक ऐसी चीज़ है जो आपकी आंखें खोल देती है। जो एजुकेशन एक प्राइम इंपॉर्टेंस है और सभी के पास फ्री एजुकेशन होनी चाहिए और अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। तो आई होप कि आगे चल के जो युगांडा की गवर्नमेंट है वो अपना एजुकेशन सिस्टम मजबूत करेंगे, उसको बढ़िया बनाएंगे ताकि जो लोग हैं वो जागरूक हो पाएंगे। अगर आपको एक ऐसे क्राइम के लिए सजा मिल जाए जो आपने किया ही नहीं है तो कैसा लगेगा आपको? बहुत गुस्सा आएगा, कानून से विश्वास ही उठ जाएगा, ऐसा लगेगा कि जस्टिस सिस्टम है ही नहीं। तो ऐसा ही कुछ हुआ मध्य प्रदेश में रहने वाले 34 साल के कांतिलाल भील के साथ। 2018 में एक रेप केस फाइल होता है, 2020 में कांतिलाल को अरेस्ट कर लिया जाता है, 2022 में जो लोकल कोर्ट होती है वो कांतिलाल को छोड़ देती है क्योंकि कोई सबूत ही नहीं होता जो प्रूव कर सके कि कांतिलाल ने ऐसा कुछ किया है। आप कहोगे चलो जस्टिस तो हो गया ना, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक बेकसूर है उसको 2 साल तो क्या 2 मिनट के लिए भी जेल में अंदर नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि जो कांतिलाल थे वो अकेले अर्निंग मेंबर थे अपनी फैमिली के, वही कमाते थे और उनके जेल जाने के बाद उनकी फैमिली का बहुत बुरा हाल हो गया था। जो कांतिलाल है वो भी बहुत मेंटल प्रेशर से गए, डिप्रेशन से गए। तो ये तो दोस्तों केस था, जो मैंने केस समझाया आपको कि हुआ क्या। अब यहाँ पर अजब गजब वाली वो कौन सी बात है, देखिए हुआ क्या, जब कांतिलाल छूटे तो उन्होंने केस फाइल किया, उन्होंने कंपनसेशन मांगा एमपी गवर्नमेंट से कि जो उनको प्रॉब्लम्स हुई है, जो एक झूठा केस फाइल हुआ, जो 2 साल वो जेल में रहे, उसके लिए उन्होंने एमपी गवर्नमेंट से कंपनसेशन मांगा है। और ये कंपनसेशन 8-10 लाख का नहीं है, ना ना ना, यही तो मजे वाली बात है। जो कंपनसेशन है वो 10,006 करोड़ 2 लाख रुपए का मांगा है। 10,006 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों। तो अब मैं इसका ना बाइफिकेशन कर देता हूं, तो आप देखिएगा कि जो 10,000 करोड़ है वो किस लिए मांगा है। तो कांतिलाल कहते हैं कि भैया मुझे 1 करोड़ चाहिए बिजनेस लॉस के लिए, मैं कोई काम धंधा नहीं कर पाया, मुझे उसका कंपनसेशन चाहिए 1 करोड़। 1 करोड़ चाहिए जो मैंने बॉडी एंड मेंटल पेन सहा है उसके लिए, 1 करोड़ जो मैंने अपनी रेपुटेशन खोई है, 1 करोड़ जो मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, जो मुझे इंडिपेंडेंस जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, उसके लिए मुझे 1 करोड़ कंपनसेशन चाहिए। और 1 करोड़ मुझे चाहिए जो मैंने अपॉर्चुनिटी लॉस की। ये 2 साल का टाइम जब मैं जेल में था तो क्या पता कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में लगती जिससे मैं अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकता और कुछ अपने करियर में ग्रो अप कर सकता, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैं जेल में था। तो उसके लिए 1 करोड़ चाहिए और साथ में 2 लाख चाहिए जो लीगल कॉस्ट हुई, जो लिटिगेशन कॉस्ट हुई उसके लिए, जैसे कि कुछ स्टैम्प पेपर बनवाए, वकील की फीस, कोर्ट के जो भी खर्चे होते हैं तो उसको लीगल फीस बोल देते हैं, तो उसके लिए 2 लाख मांगा है। तो ये हुआ 5 करोड़ 2 लाख। 1 करोड़ स्पेसिफाई नहीं था तो उसको हम मिसलेनियस में ले लेते हैं।
तो ये टोटल हुआ 6 करोड़ 2 लाख। अब बाकी का 10,000 करोड़ वो किस लिए मांगा है? तो कांतिलाल कहते हैं कि भैया जब मैं जेल में था मुझे बहुत मेंटल पेन सहना पड़ा, मुझे कोई स्किन डिसीज होगी, अब मेरे परमानेंट हेडेक रहता है जिसके कारण मैं कोई काम ढंग से नहीं कर पाता, मुझे प्रॉब्लम्स हो गई हैं इतनी सारी, और साथ में ही जो एक गॉड गिफ्ट होता है, जो सेक्सुअल प्लेजर का गॉड गिफ्ट होता है, वो मैंने लूज कर दिया है। अब मुझे वो उत्तेजना नहीं होती, मेरा मन नहीं करता कि हाँ मैं किसी से सेक्स करूं, तो अब वो जो इंटरेस्ट है वो नेचुरली मैं लूज कर चुका हूं। तो वो जो गॉड गिफ्ट मैंने लूज किया है, मुझे उसके लिए 10,000 करोड़ का कंपनसेशन चाहिए, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जो आपका इंडिपेंडेंस है, जो आपका टाइम है, उसको कोई भी वापस नहीं कर सकता, उसको कोई नहीं मोड़ सकता। तो इसलिए कांतिलाल ने इतना बड़ा कंपनसेशन सरकार से मांगा है। और ये केस कहीं ना कहीं हमारे जस्टिस सिस्टम में भी क्वेश्चन करता है। माना कि कांतिलाल को एट द एंड जस्टिस मिला, लेकिन इतना टाइम क्यों लग गया, 2 साल क्यों लग गए उसको जस्टिस मिलने में? जो इतना टाइम वेस्ट हुआ है 2 साल का, वो यहाँ पर सोचने वाली बात है। इस प्रोसेस को फास्ट अप करना पड़ेगा ताकि कोई भी बेकसूर जेल में ना रहे। तो इस सभी मैटर पे आपका क्या पॉइंट है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी कोई अजब गजब वीडियो आपसे मिस ना हो।